नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय भावेश सर पर स्वागत अभिनंदन। और हम लोग बात कर रहे हैं सेकंड ग्रेड की पिछली परीक्षाओं और विशेष रूप से आज की इस क्लास में 2016 की जो आरपीएससी का एग्जाम था सेकंड ग्रेड मैथ्स के लिए, उसमें प्रश्न नंबर 46 के बाद वाले कुछ प्रश्नों को डिस्कस हम लोग आज की इस क्लास में करने वाले हैं। इसके पहले 3 वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने 1 से लेकर के 45 तक के प्रश्नों को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। और पिछला वीडियो देखना बिल्कुल नहीं भूलें सर, ऐसा मेरा विशेष रूप से आपसे आग्रह रहेगा, विशेष रूप से आपसे निवेदन रहेगा, क्योंकि पिछला जो है बेसिकली जो 15 सवाल डिस्कस किए थे पिछले वीडियो में, यानी 31 से 45 तक, वो वास्तव के अंदर बहुत अच्छे स्तर के प्रश्न हमारे 2016 की परीक्षा के थे। और नो डाउट 2016 का जो प्रश्न पत्र है वो 2018 के प्रश्न पत्र की तुलना में थोड़ा सा अच्छे स्तर का पेपर रहा था। और आज की क्लास के अंदर जो हम 46 के बाद हम प्रश्नों को हल करने वाले हैं, वो प्रश्न भी हमारे बहुत अच्छे स्तर के प्रश्न हैं। तो एक बार जरूर जो है आप पिछला भी देखेंगे और ये वाला जो है वीडियो भी आप देखें, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है। हमें से नए साथी है ना, जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को भी इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मोटिवेट करें। और न केवल अभी सेकंड ग्रेड के लिए, क्योंकि अभी हम लोग बात करने वाले हैं 2016 के प्रश्न पत्र की, और उसके बाद में ग्रेजुएशन का कुछ पार्ट हम लोग इसके माध्यम से यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है सर। और जब आगे की तरफ बढ़ेंगे तो सेकंड ग्रेड के बाद अपना अगला टारगेट जो है, आप सभी लोग जुड़े रहेंगे सर, है ना, लगातार। और उसके लिए जो है रीट का जो काम हम लोग इसी चैनल के ऊपर करने वाले हैं, क्योंकि आप सभी लोग जो है रीट की परीक्षा भी आगे आने वाली देने वाले हैं। चलिए सर, आज की शुरुआत करते हैं हम लोग प्रश्नों के साथ में। हमारा जो पहला प्रश्न है, ए बी सी अशून्य असमतलीय सदिश है ना, नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स की बात कर रहा है ए बी सी। हमारा प्रश्न कह रहा है वेक्टर पी बी क्रॉस सी अपॉन बी सी ए, वेक्टर क्यू सी क्रॉस ए अपॉन सी बी ए, वेक्टर आर ए क्रॉस बी अपॉन ए बी सी है, और मुझे चाहिए ए बी सी का मान पी क्यू आर के पदों में कितना है। ठीक है ना, ए बी सी का मान किस पदों की बात कर रहा है, पी क्यू आर के पदों में कितना है। तो मैं पी क्यू आर ब्रैकेट के बारे में से शुरुआत करता हूं। देखिए बहुत प्यारा सा प्रश्न है सर, ठीक है। और हम बात कर रहे हैं ब्रैकेट पी क्यू और आर इस प्रकार से। और आपके दिमाग में आना चाहिए ब्रैकेट पी क्यू आर का मतलब क्या होता है सर, पी डॉट क्यू क्रॉस आर। ठीक है ना, डॉट क्रॉस प्रोडक्ट को ही हम लोग ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहां पर पी क्यू और आर के मान हम लोग यहां पर रख देते हैं। तो चलिए सर, पी का मान रखना चाहूंगा मैं बी क्रॉस सी अपॉन ब्रैकेट बी सी ए। ठीक है, और डॉट हो गया, ये कोष्टक हो गया क्यू क्रॉस आर। तो देखिए सी क्रॉस ए अपॉन ब्रैकेट, ये एक साइक्लिक ऑर्डर है सर, सी ए बी। ठीक है, क्रॉस आर का मान ए क्रॉस बी अपॉन ब्रैकेट ए बी सी। मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें तो कोई विशेष अपने को दिक्कत नहीं है। हमने किस कॉन्सेप्ट को यूज किया है, हम लोगों ने वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में डॉट क्रॉस प्रोडक्ट, या जिसको हम लोग कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट के बारे में हमने बात की है। इसको हम लोग जो है ब्रैकेट ए बी सी लिखा करते हैं। तो यहां पर हमने इसको उल्टे क्रम में लिखा है, ब्रैकेट ए बी सी को ए डॉट बी क्रॉस सी, ब्रैकेट पी क्यू आर को पी डॉट क्यू क्रॉस आर, और पी क्यू और आर के मान लगा दिए। आपने ये भी पढ़ा होगा, क्या चीज पढ़ी है सर, कि ये जो चीज ब्रैकेट है, ध्यान दीजिए, एक साइक्लिक ऑर्डर है, ब्रैकेट ए बी सी बराबर ब्रैकेट साइक्लिक ऑर्डर होना चाहिए बी सी ए, और तीसरी बात साइक्लिक ऑर्डर के रूप में सी ए बी। ये तीनों ब्रैकेट आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ये जानकारी भी आप लोगों को होनी चाहिए। और मैं जब इसको देख रहा हूं तो पता क्या लगा कि ये देखो साइक्लिक ऑर्डर है बी सी ए, ये साइकिल बनती हुई सी ए बी, और ये साइकिल बनती हुई ए बी सी। तो ये तीनों एक ही चीज है सर। ठीक है, तो बी क्रॉस ये तीनों एक होने के कारण मैं इसको ऐसा लिख देता हूं, ब्रैकेट ए बी सी का होल क्यूब कर दूंगा, क्योंकि 3 है ब्रैकेट, देखो 1 2 और 3, और तीनों जो है आपकी नंबरिकल वैल्यू है। क्योंकि जब हमने कहा कि ये कैसा प्रोडक्ट है सर, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, और यहां पर जो परिणाम आता है वो एक नंबरिकल वैल्यू के रूप में आता है। और जब नंबरिकल वैल्यू है तो उसको हम लोगों ने अलग कर दिया, डॉट का निशान है उसको मैंने लिख दिया। और यहां से क्या बन रहा है सर, इसको देखें, सी क्रॉस ए, ये एक हो गया, क्रॉस ए क्रॉस बी। ठीक है सर,
ये चीज आपकी बन रही है सी क्रॉस ए क्रॉस बी। अब चलिए एक प्रॉपर्टी और आपको देखनी है, और वो प्रॉपर्टी मैं यहां पर लिख रहा हूं कि जैसे मान लिया मेरे पास में है ए क्रॉस बी, ठीक है ना, क्रॉस सी क्रॉस डी, तो बताइए इसका परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम होता है ब्रैकेट ए बी डी और बाहर सी। यानी पहला देखो, पहला दूसरा और चौथा पहले आएगा और तीसरा जो है सी बाहर रहेगा, और माइनस में ए बी और सी और बाहर की ओर डी रहेगा। तो मैं अब इस प्रॉपर्टी का यूज इस स्थान पर करना चाहता हूं, ठीक है। तो चलिए यहां पर जो हमारी पोजीशन है मैं उसको लिख रहा हूं। ये तो हो गया सर बी क्रॉस सी, एक रहा ब्रैकेट में ए बी सी का होल क्यूब हो गया, डॉट प्रोडक्ट आपका हो गया, और इसको मैं लिखना चाहूंगा इस प्रकार से, देखिए है ना, ब्रैकेट में सी ए पहले बी रहेगा और बाहर ए रहेगा, ठीक है, सी ए बी बाहर ए वाला ए, माइनस ब्रैकेट में सी ए और बाहर की ओर कौन रहेगा? बी रहेगा, ठीक है सर। और आपके दिमाग में आना चाहिए अगर ये रिपीट हो रहे हैं तो इसका मान किसके बराबर हो गया? इसका मान 0 के बराबर हो गया। जैसे सी ए बी ये 0 हो गया। अब मुझे बताइए ये चीज क्या है? ये फिर से एक साइकिल बन रही है आपकी सी ए बी, और ये चीज वही है जो ए बी सी है, समझ गए? तो और ये नंबरिकल वैल्यू, तो इसको बाहर निकाल देता हूं। जब मैं इसको बाहर निकालूंगा तो पीछे क्या बच गया? बी क्रॉस सी डॉट ए रहेगा, क्योंकि ये डॉट यहां पर है सर आपका, ठीक है। तो अब मैं वो नंबरिकल पार्ट को फिर से एक बार बाहर निकालना चाहता हूं। तो देखिए पोजीशन हमारी क्या बनेगी, इसका साइकिल मैं चेंज कर देता हूं और इसको मैं लिख देता हूं ए बी सी, है ना भाई, क्रम आपका साइकिल है इसलिए ए बी सी रहा। और बटे में आपके दिमाग में है कि यह ए बी सी का क्या रहा? होल क्यूब तो आपका है डिवीजन में। और चूंकि ये नंबरिकल पार्ट को अलग कर दिया, अगर मैं इसको ओमिट कर देता हूं, इसको हटा देता हूं, तो पीछे की ओर क्या बच रहा है सर आपका? ये बच रहा है बी क्रॉस सी डॉट ए बच रहा है, ठीक है ना। और आपके दिमाग में आएगा कि बी क्रॉस सी डॉट ए का मतलब क्या हुआ? ये भी ब्रैकेट बी सी ए हो गया। अच्छा, इधर से एक काट दूं क्या मैं? ये ब्रैकेट ए बी सी और नीचे 3 घात है, तो जब ये कटेगा तो यहां पर कितनी घात वाला ब्रैकेट बच गया? 2 घात वाला बच गया। और इसको हम लोग लिखेंगे ब्रैकेट बी सी ए अपॉन में ब्रैकेट ए बी सी ये होल स्क्वायर। और चूंकि ऊपर भी एक साइकिल बन रहा है, यानी ये दोनों मान वापस आपस में बराबर है ना, बी सी ए है ना, डॉट क्रॉस प्रोडक्ट है। और ये मान भी जब आपस में बराबर हो गया तो इसको भी मैं क्या करता हूं, यहां पर एक बार और काट देता हूं, है ना। ये 2 कोष्टक है, उसमें से एक कोष्टक कट गया। तो इसका मतलब हमारा रिजल्ट क्या बन रहा है? ध्यान दीजिए, तो हमारा रिजल्ट बन रहा है कि जब मैंने इसको सॉल्व किया, ब्रैकेट पी क्यू आर को सॉल्व किया था, और इसका परिणाम बना 1 अपॉन ब्रैकेट ए बी सी, ये परिणाम आपका बन करके आ रहा है। मैं इसको ऊपर नीचे इंटरचेंज कर देता हूं, और इंटरचेंज करने पर क्या हो रहा है? ब्रैकेट ए बी सी किसके बराबर हो रहा है? ये हो रहा है 1 अपॉन ब्रैकेट पी क्यू और आर के बराबर हो रहा है। और 1 अपॉन ब्रैकेट का मतलब क्या हो गया? जब आप इसको देखेंगे तो ये पावर में क्या हो गया सर? -1। ये आपका रिजल्ट रहा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं सर? ब्रैकेट में पी क्यू आर और पावर क्या होगी सर? -1। ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया, और ऑप्शन नंबर तीसरा आपका आंसर रहा सर, है ना। बहुत प्यारा सा प्रश्न था। देखिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट तो नहीं था, लेकिन सावधानी की बहुत विशेष रूप से जरूरत थी। और 2 से 3 कॉन्सेप्ट हमारे बड़े बड़े लगने वाले थे, जिसमें से एक कॉन्सेप्ट ये वाला है ना। 4 वेक्टर्स अगर है, क्रॉस प्रोडक्ट की बात हो रही है, तो उसको आप किस प्रकार से लिखेंगे? साइकिल बनती है ए बी सी ब्रैकेट के अंदर, बी ए सी है ना, बी सी ए या सी ए बी, तो ये सारे आपस में मान बराबर में होते हैं। और डॉट क्रॉस प्रोडक्ट जो है वह ब्रैकेट को रिप्रेजेंट करता है। तो 3 से 4 कॉन्सेप्ट अगर आपके पास में है तो हम इस प्रश्न को हल कर पाएंगे। तो बहुत प्यारा सा आपका ये प्रश्न था, ठीक है। और मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि अगर हम लोग 2016 का प्रश्न पत्र नहीं करते तो हमारे साथ में नाइंसाफी हो जाती, इसको ध्यान देना, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे स्तर के प्रश्न 2016 की परीक्षा में पूछे गए थे। और नो डाउट अगर आप इसको करते हो तो आपका जो दिमाग जो है इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने में सक्षम रहेगा, और ये निश्चित रूप से आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध होने ही वाला है, 100% उपयोगी रहेगा। यहां पर प्रश्न कह रहा है रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु क्या है? यानी रेखाएं 2 दे रखी है, पहली रेखा और दूसरी रेखा, और इनका प्रतिच्छेद बिंदु इंटरसेक्टिंग पॉइंट की बात कर रहा है। तो चलिए सर मैं यहां पर 2 रेखाओं के बारे में बात कर रहा हूं। देखिए
हमारी जो बेसिकली जो रेखा होती है ना सर, वो r बराबर की फॉर्म में होती है। तो यहाँ पर r बराबर नहीं दिया तो लेकिन मान लो सर r इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी की फॉर्म होती है। तो यहाँ पर r बराबर a प्लस लैम्डा बी का मतलब यहाँ पर क्या स्थिति रही सर, देखिए 7i प्लस 10j प्लस 13k, ठीक है ना, प्लस यहाँ लैम्डा के स्थान पर k1 का प्रयोग होते हुए 2i प्लस 3j प्लस 4k, यानी ये पहली रेखा का आपका समीकरण है। और दूसरी रेखा जो है वो भी r बराबर क्या रहेगी सर, 3i प्लस 5j प्लस 7k प्लस k2, और यहाँ पर i प्लस 2j प्लस 3k, और मुझे इसका प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करना है। मुझे कुछ भी नहीं करना है सर, मुझे क्या करना है सर, i के गुणांकों का कंपेयर करना है, j के गुणांकों का, k के गुणांकों का कंपेयर करना है, और इसमें से कोई भी दो को सॉल्व करते हुए चाहे तो k1 का मान प्राप्त हो जाए, चाहे तो k2 का मान प्राप्त हो जाए। वो k1 और k2 का मान आप अगर k1 आता है तो इक्वेशन नंबर 1 में डाल देना, k2 आए तो इक्वेशन नंबर 2 में डाल देना, आपका प्रतिच्छेद बिंदु प्राप्त हो जाएगा। यानी प्रश्न हमारा ये आसान प्रश्न है, लेकिन सिचुएशन को समझने का वापस से प्रयास करना। क्या चीज हमने कहा भाई, देखो पहली जो रेखा है और दूसरी जो रेखा है वहां से हम गुणांकों की तुलना कर रहे हैं। देखिए कैसे गुणांकों की तुलना कर रहे हैं, i के गुणांकों की तुलना, और यहां पर देखिए i का गुणांक क्या है, 7 है। i का गुणांक क्या है, देखो इधर प्लस 2k1 है। बराबर में इक्वेशन नंबर 2 के अंदर तुलना करते हुए i का गुणांक 3 है और यहां से i का गुणांक कितना है, k2 है। और जब मैं इसको देखता हूं तो मेरी समीकरण क्या बनती है, 2k1 माइनस k2 बराबर -4, ये आपकी समीकरण नंबर 3 बनकर के आ गई। कोई दिक्कत है सर, 2k1 k2 इधर आ गया, 7 उधर चला गया, घट गया, और आपका रिजल्ट -4 के बराबर रहा। तो ये k1 k2 की एक समीकरण आई। k1 k2 की दो समीकरण और भी बनेगी, j के गुणांकों की तुलना से और k के गुणांकों की, लेकिन मुझे जब दो अननोन है k1 k2, तो दो से तीसरी समीकरण की मुझे आवश्यकता नहीं है, तो मैं k के गुणांकों की तुलना नहीं करूं, ज्यादा बेनिफिशियल है, समय हम लोग खराब नहीं करें, क्योंकि दो ही समीकरण मुझे चाहिए। ठीक है, तो अब मैं बात करने वाला हूं j के गुणांकों की तुलना। और जैसे ही आप j के गुणांकों की तुलना करते हैं तो देखिए हमारी पोजीशन क्या बनने वाली है, यहां पर j के गुणांक के अंदर ये रहा सर 10 रहा, और j के गुणांकों की बात करेंगे तो ये रहा सर 3k1 बराबर j का गुणांक 5 और सामने की ओर 2k2। और जैसे ही मैं इसको देखता हूं, सिंप्लीफाई करता हूं, तो ये परिणाम हमारा फिर से हुआ 3k1 माइनस 2k2 बराबर -5, इक्वेशन नंबर 4। और मुझे ये समीकरण नंबर 3 और 4 को सॉल्व करना है, और 3 और 4 को सॉल्व करते हुए देखिए अब दोनों की भी आवश्यकता नहीं है। k1 अगर पहले निकलता तो k1 निकाल दें, और k2 अगर पहले निकलता तो k2 को आप पहले निकाल दें, कोई भी एक मान निकाल दें। अगर k1 का मान निकलता है तो समीकरण नंबर 1 में k1 के स्थान पर डाल दें, आपका प्रतिच्छेद बिंदु आ जाएगा। और अगर k2 का मान पहले निकलता है तो समीकरण नंबर 2 में उसको प्रतिस्थापित कर लें। जो आपकी इच्छा है ना, जो आपको उचित लगता है वो आप काम कर लें। जैसे मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 3 को, है ना, इक्वेशन नंबर 3 है, उसको मैं 2 से गुणा करने के बाद इक्वेशन नंबर 4 को घटा देता हूं। उससे फायदा क्या हुआ कि भाई अगर इसको 2 से गुणा करूंगा तो माइनस का 2k2 हो जाएगा, और इसको घटाने पर प्लस का 2k2 हो जाएगा, k2 कट जाएगा। यानी ऊपर वाले समीकरण को आप 2 से गुणा करते हैं और नीचे वाले को घटाने की बात कर रहे हैं। तो ऊपर वाले को जब 2 से गुणा कर रहे हैं तो 4 में से 3 गया, तो यहां से k1 का मान बन रहा है। ऊपर वाले को 2 से गुणा करने पर -8, और इसको जब घटा रहे हैं तो ये प्लस का 5 हो जाएगा, है ना, -5, तो परिणाम रहा -3। ठीक है जी, तो k1 का मान -3 है। और जैसे ही मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 में रखूंगा, है ना, इक्वेशन नंबर 1 में रखना है, इक्वेशन नंबर 1 से, तो चलिए देखिए आपका परिणाम, दोनों k2 को भी निकालने की आवश्यकता नहीं है, z के गुणांकों की तुलना करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 3 समीकरण की क्या करेंगे हम लोग, है ना, 2 ही k1 k2 है, 2 समीकरण पर्याप्त है। और इक्वेशन नंबर 1 में जब मान रखेंगे तो 7i प्लस 10j प्लस 13k, और k1 का मान है -3, 2i प्लस 3j प्लस 4k। कुल मिला के देखें 7i में से 6i चला गया तो i बच गया,
10J में से 9J चला गया तो प्लस का J बच गया, और 13 में से 12 चला गया तो प्लस का K बच गया। ये हमारा प्रतिच्छेद बिंदु हो गया I प्लस J प्लस K, ऑप्शन नंबर 1 के द्वारा यह प्रदर्शित हो रहा है। ठीक है सर, तो बड़ा प्यारा सा प्रश्न है, अच्छा सा प्रश्न है, ठीक है ना। यानी काफी कुछ चीजें जो है 2016 और 2018 के पेपर में अपना सिलेबस का काफी बड़ा पार्ट अपना कवर हो रहा है, और अच्छे अच्छे प्रकार के प्रश्न भी हमारे यहाँ पर हो रहे हैं सर। चलिए सीधा डायरेक्ट अप्रोच है सर, इसमें तो बहुत बड़ी बात है ही नहीं है। एक ग्रुप की बात कर रहा है G स्टार, और हम लोगों ने पढ़ा है सर, देखिए हमने ये पढ़ा है A स्टार B का जो इनवर्स हुआ करता है वो क्या होता है, वो होता है B इनवर्स स्टार A इनवर्स, क्रम बदलता है। एक प्रॉपर्टी हमने ये पढ़ी, और दूसरी प्रॉपर्टी A इनवर्स का इनवर्स वापस क्या होता है, A होता है। इन दोनों को मुझे यहाँ पर एक साथ में कंबाइंड रूप से यूज करना है। हमारा प्रश्न है A स्टार B इनवर्स स्टार C और होल इनवर्स, तो देखिए क्रम रहेगा पीछे से आगे की ओर, और जब पीछे से आगे की ओर क्रम रहेगा तो सबसे पहले C के ऊपर इनवर्स लगाना स्टार, फिर पीछे से दिमाग में आया B इनवर्स पर इनवर्स है तो वापस क्या हो गया, ये B हो गया, और स्टार लगाते हुए A पर इनवर्स हो गया। ये हमारे प्रश्न का आंसर है। तो ये सीधी डायरेक्ट अप्रोच थी सर, इसमें बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। C इनवर्स B A इनवर्स, ऑप्शन नंबर 2 आपके प्रश्न का उत्तर रहा। ठीक है सर, ये समूह ग्रुप थ्योरी जो आपने पढ़ी है ना, सीधा थ्योरेटिकल प्रश्न था। अब समूह समाकारिता की बात कर रहा है ना, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म की बात कर रहा है। देखिए आपका प्रश्न क्या कह रहा है सर, GO से G डैश स्टार पर है। अब देखिए सर, जब किताबों में डेफिनेशन की बात थी या क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो हम लोगों ने ऐसा पढ़ा था सर, G स्टार से G डैश O पर पढ़ा था। अब इसने क्या किया, थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, क्योंकि अगर केवल रटोगे तो मामला फंस जाएगा, उलझ जाएगा, यानी क्रम बदल दिया संक्रिया का। स्टार की जगह O और O की जगह स्टार कर दिया। देखो लेफ्ट में स्टार था तो वहां पर O डाल दिया, और राइट के अंदर O के स्थान पर स्टार डाल दिया। ये प्रश्न आपका कह रहा है, यानी कि यहां से कि एक समूह है ना GO से G डैश स्टार में परिभाषित एक फलन है, फंक्शन की बात है, एक प्रतिचित्रण की बात है G से G डैश पर। अब ध्यान दो, जब मूल रूप से आपके ये डेफिनेशन जो हमने क्लास में डिस्कस की या आपके बुक के अंदर आपको मिलती है, तो f ऑफ G स्टार से G डैश स्टार का मतलब क्या होता है कि यहां पर दो एलिमेंट है A स्टार B, है ना, उनके संयोजनों का प्रतिबिंब, संयोजन का यानी कंपोजिशन की इमेज की हम बात कर रहे हैं, बराबर क्या हो गया, उनकी इमेज का कंपोजिशन है। ठीक है, अब चूंकि यहां पर स्टार और O अपने आप में चेंज हो गया, तो बताइए क्या रिजल्ट रहेगा, F AOB रहेगा सर, क्योंकि यहां पर O है तो O यहां पर रहेगा, और बराबर में उसकी इमेज FA स्टार और क्या रहेगा FB, ये आपकी इमेज हो गई। तो उम्मीद करता हूं कि ये सीधा सीधा आपका प्रश्न था सर, FAOB बराबर FA स्टार FB, ऑप्शन नंबर 2 आपके प्रश्न का उत्तर था। अब इसमें होता क्या है सर, अगर रटोगे तो आप पहला उत्तर हम लोग दे करके आ जाएंगे, क्योंकि भाई बार बार जब हमने पढ़ा उसको समझा नहीं, केवल रटा, तो दिमाग में आया स्टार लेफ्ट में है O राइट में है, जबकि यहां पर संक्रिया का क्रम बदल दिया था। बाकी डायरेक्ट डेफिनेशन आपकी थी, ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। एक समूह G का प्रत्येक अवयव स्वयं का प्रतिलोम है। देखिए बहुत स्पष्ट रूप से हमने पढ़ा है कि अगर प्रत्येक अवयव स्वयं का प्रतिलोम है, देखिए तीन अलग अलग चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए। एक तो आना चाहिए कि भाई AB है ना, यहां पर जो स्थिति बन रही है इनवर्स बराबर A इनवर्स B इनवर्स। वैसे तो अभी हमने थोड़ी देर पहले जस्ट अभी भी डिस्कस किया है सर कि भाई इन जनरल A B का इनवर्स B इनवर्स A इनवर्स हुआ करता है, लेकिन अब मैं बात यहां पर क्या करना चाह रहा हूं कि भाई A B इनवर्स अगर A इनवर्स B इनवर्स के बराबर होता है, यानी क्रम नहीं बदलता है, तो उस स्थिति में वह आपका समूह कैसा रहता है, ये आबेली समूह की कुछ स्थितियां हैं, है ना, एबेलियन ग्रुप है, तो वह समूह आपका आबेली समूह होता है। एक चीज तो ये होनी चाहिए। दूसरी चीज, अगर कोई अवयव खुद का प्रतिलोम है, यानी A इनवर्स अगर A के बराबर है, तब भी वह समूह कैसा होता है, एबेलियन ग्रुप हुआ करता है। और उसके साथ में आपने और चीजें पढ़ी होगी सर, है ना, एबेलियन ग्रुप के लिए देखिए A स्क्वायर बराबर E होता है। अगर ये कंडीशन अगर आपके पास में है, तब भी वह समूह कैसा होता है, आपका एबेलियन ग्रुप हुआ करता है। बात समझ में आ रही ना, तो ये चीज आपके दिमाग में आना चाहिए। तो ये सारी की सारी कंडीशन, यानी प्रत्येक अवयव स्वयं का प्रतिलोम होना, यानी ईच एलिमेंट इज इनवर्स इटसेल्फ, तो निश्चित रूप से वह आपका ग्रुप कैसा रहेगा,
एबेलियन ग्रुप रहेगा। देखिए पहले अगर प्रश्न आपका थोड़ा सा समय लेने वाले थे तो पिछले 3 प्रश्नों ने उसको कवर अप कर लिया, फटाफट जो है आप अपना आंसर दे पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। सूचकांक 2 वाला प्रत्येक उपसमूह होता है। भाई एक ऐसा उपसमूह की बात कर रहे हैं जिसका सूचकांक यानी उसकी कोटि इंडेक्स अगर 2 है तो निश्चित रूप से वह आपका प्रसामान्य उपसमूह होता है, नॉर्मल सब ग्रुप हुआ करता है। ये सीधी सीधी डेफिनेशन है ना। 2 इंडेक्स अगर होती है तो वह उपसमूह आपका क्या कहलाने वाला है, वह उपसमूह प्रसामान्य यानी नॉर्मल सब ग्रुप होता है। सीधी डेफिनेशन हो गई आपकी। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये प्रश्न जो है ना सर आपके आरपीएससी के द्वारा जो है डिलीट कर दिया गया था, क्योंकि सीधा सिंपल सा था कि भाई जब आप पढ़ते हैं सर एफ ई बराबर ई डैश पढ़ते हैं समूह समाकारिता में, यानी ग्रुप होमोमॉर्फिज्म की बात होती है। तो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म के अंदर कि भाई एफ ई किसके बराबर होता है, ई डैश, यानी कि जो पहला वाला, ध्यान दीजिए जब समूह समाकारिता की बात करते हैं तो मान लिया एक ग्रुप यहाँ पर जी है और यहाँ पर क्या है, जी डैश है, और हम लोग ये कहते हैं कि ए है तो उसकी इमेज वहाँ पर एफ बी के रूप में ऐसी आती है, ठीक है ना। अगर कोई एलिमेंट बी है तो उसकी इमेज, एक मिनट सर, यहाँ पर एफ ए के रूप में है, ठीक है ना, एफ ए उसकी इमेज है, और बी है तो उसकी इमेज वहाँ पर एफ बी के रूप में आती है। और हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर ई है तो ई की जो इमेज रहेगी यानी एफ इमेज वह ई डैश पर आएगी। तो यही चीज हमारी लिखी गई है कि एफ ई बराबर ई डैश। तो ये कथन आपका पहला वाला सत्य कथन हो गया, ये ट्रू स्टेटमेंट है। दूसरा भी हमने पढ़ा है कि एफ ए इनवर्स जो होगा एफ ए का इनवर्स होगा, क्योंकि जब यहां पर एलिमेंट है और अगर समूह कब होता है, समूह तब होता है कि जब प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम विद्यमान है, और प्रत्येक अवयव के प्रतिलोम में यहां पर एक प्रतिलोम ए का ए इनवर्स विद्यमान है। देखो ए का प्रतिलोम ए इनवर्स है, तो ए इनवर्स की इमेज क्या होगी सर, यहां पर ए इनवर्स की इमेज एफ ए इनवर्स रहने वाली है। ऐसा ही होगा ना सर, जैसे ए की इमेज एफ ए के रूप में रही तो ए इनवर्स की इमेज क्या रहने वाली है, एफ ए के रूप में रहने वाली। तो एफ ऑफ ए इनवर्स किसके बराबर होगा सर, एफ ऑफ ए इनवर्स के बराबर होता है, ठीक है ना। एफ ए का इनवर्स सर ये जो है एफ ए इनवर्स इज इक्वल टू एफ ए का होल इनवर्स, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के दूसरा जो स्टेटमेंट रहेगा वो भी आपका कैसा बन रहा है, ये सत्य कथन बन रहा है। यानी ए इनवर्स जो रहा, देखो ए का इनवर्स उसकी इमेज, तो ए के इमेज का इनवर्स होगा, निश्चित रूप से कथन सत्य है। और एफ जी जो होगा वो जी का उपसमूह है, ये भी स्टेटमेंट आपका सत्य है। तो इसका मतलब यहां होना चाहिए था कि भाई कौन सा कथन सत्य है। तो अगर ये नहीं होता ना तो हमारा उत्तर क्या होता, उपरोक्त सभी कि ये सभी कथन आपके सत्य हैं। इसका मतलब यहाँ पर इसका आंसर नहीं था, और ये प्रश्न जो है आरपीएससी के द्वारा डिलीट कर दिया गया था, उसको हटा दिया गया था, क्योंकि तीनों ही स्टेटमेंट आपके सत्य कथन है ना, होमोमॉर्फिज्म के दृष्टिकोण से। चले आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला जो प्रश्न है, देखिए एफ एक सदिश बिंदु फलन है, ठीक है ना, स्केलर पॉइंट फंक्शन है। तो ग्रेड डाइवर्जेंट एफ किसके बराबर होता है, ठीक है ना। जो हम बात क्या करना चाहते हैं, ग्रेड डाइवर्जेंट ऑफ एफ। देखिए सर जब आप यहां पर सदिश यानी कि जो आप कैलकुलस की बात करते हैं, वेक्टर कैलकुलस, उसमें आप ये फॉर्मूला पढ़ा करते हैं। देखिए सीधा सीधा फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला आप ऐसा पढ़ते हैं सर, कर्ल कर्ल एफ। कर्ल कर्ल एफ किसके बराबर होता है सर, ये बराबर होता है ग्रेड डाइवर्जेंट ऑफ एफ माइनस लैप्लासियन ऑपरेटर एफ। ये जो डेल स्क्वायर है इसको हम लोग क्या कहते हैं, लाप्लासियन, ठीक है ना, लैप्लासियन ऑपरेटर कहते हैं। तो माइनस डेल स्क्वायर एफ। तो ये आपने स्टेटमेंट अपने पढ़ा होगा सीधा, और आपके दिमाग में आना चाहिए कि इसका मान मुझे चाहिए, इसका मतलब इसका मुझे पक्षांतरण करना है। भाई आपका स्टैंडर्ड रिजल्ट ये है, कर्ल कर्ल एफ ग्रेड ऑफ डाइवर्जेंट एफ माइनस लैप्लासियन ऑपरेटर यानी डेल स्क्वायर एफ के बराबर होता है। तो चलिए पक्षांतरण के बाद में स्थिति क्या बन रही है हमारी, ग्रेड डाइवर्जेंट ऑफ एफ इज इक्वल टू कर्ल कर्ल एफ प्लस डेल स्क्वायर एफ। ऑप्शन नंबर 2 आपके प्रश्न का उत्तर रहा, ठीक है। तो आपने देखा होगा सर 46 के बाद में 53 तक मुश्किल से एक प्रश्न या 2 प्रश्न आपके लंबे रहे, बाकी सब सीधे सीधे डायरेक्ट अप्रोच वाले प्रश्न थे, सीधे स्टेटमेंट पर आधारित प्रश्न थे, ठीक है। अब चलिए यहां पर बात करते हैं, सदिश वेक्टर आर अपॉन वेक्टर आर मैग्नीट्यूड का क्यूब क्या है। अब मुझे बताइए वेक्टर आर किसके द्वारा रिप्रेजेंट होता है सर, वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड, तो ये आर ही तो है सर,
क्योंकि वेक्टर आर का परिमाण, और परिमाण का मतलब एक नंबरिकल वैल्यू के रूप में आ रहा है, ठीक है, जिसको कि हम लोग आर लिखा करते हैं। तो इसका मतलब ये जो चीज हुई हमारे आर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर का क्यूब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, आर वेक्टर आर अपॉन आर क्यूब लिख सकता हूं, और इसके बाद में हम लोग लिख सकते हैं आर टू द पावर -3 और वेक्टर आर। ये ध्यान देना, ये जो प्रश्न है वो इस फॉर्म में आपका कन्वर्ट हो रहा है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि देखिए परिनालिका के लिए या जो अपना डाइवर्जेंट की हम लोग बात करते हैं और कर्ल की जो बात करते हैं, तो कुछ रिजल्ट्स हैं आपके स्टैंडर्ड रिजल्ट्स के रूप में। ध्यान दीजिए, हमारे दिमाग में क्या चीज आनी चाहिए कि भाई डाइवर्जेंट, ठीक है, डाइवर्जेंट ऑफ आर टू द पावर n वेक्टर आर किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है n+3, समझ गए ना, और आर के बराबर हुआ करता है, ठीक है। डाइवर्जेंट का एक परिणाम है। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि कोई भी, ध्यान दीजिए सर, डाइवर्जेंट ऑफ एनी फंक्शन बराबर 0 होने पर, अगर डाइवर्जेंट ऑफ f 0 होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं सर, परिनालिका सदिश कहते हैं, ठीक है। और आपने ये भी पढ़ा होगा कर्ल ऑफ f अगर ये 0 होता है तो अघूर्णीय, अघूर्णीय या है ना, इस प्रकार से अघूर्णीय सदिश कहा जाता है। बात समझ में आ गई ना। तो ये दोनों चीजें भाई, ये तो डेफिनेशन हो गई। परिनालिका सदिश का मतलब क्या हो गया, है ना, परिनालिका के लिए डाइवर्जेंट f 0 हो जाना चाहिए, और अघूर्णीय सदिश के लिए, ठीक है, कर्ल ऑफ f 0 के बराबर होना चाहिए। और दो फॉर्मूले आपने पढ़े हैं, उसमें से पहला फॉर्मूला देखिए, डाइवर्जेंट ऑफ r टू द पावर n वेक्टर r इज इक्वल टू n+3। ये वेक्टर r, ये आपका सीधा सीधा फॉर्मूला है, ठीक है। और मैं अगर इस फॉर्मूले के अंदर बात करता हूं कि n का मान कितना है, -3 रखता हूं, ठीक है, और n का मान -3 रखने पर डाइवर्जेंट ऑफ r टू द पावर -3 वेक्टर r किसके बराबर होगा, -3+3 वेक्टर r, जो कि क्या हो गया, 0 हो गया। यानी डाइवर्जेंट ऑफ एनी फंक्शन अगर ये 0 के बराबर परिणाम देता है तो ये सदिश कैसा हो गया सर, परिनालिका सदिश हो गया। तो यहां से एक उत्तर तो मेरा आ गया परिनालिका सदिश हो गया। और कर्ल के एक रिजल्ट की बात करते हैं इसी के ऊपर, हमारे दिमाग में आना चाहिए कर्ल ऑफ r टू द पावर n वेक्टर r जो होता है वो क्या होता है सर, ये हमेशा 0 के बराबर होता है, ठीक है। यानी r की किसी भी पावर के लिए जनरलाइज हमने किया, कर्ल r टू द पावर n वेक्टर r 0 के बराबर होता है। और जैसे ही मैं अगर यहां पर n का मान 3 रख देता हूं तो देखिए हमारा परिणाम क्या है, कर्ल ऑफ r 3 नहीं -3 है ना, क्योंकि मुझे -3 की आवश्यकता है। n बराबर -3 रखने पर r टू द पावर -3 वेक्टर r बराबर 0। यानी आप क्या पढ़ रहे हैं, कर्ल ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू 0। और जब हमने ये पढ़ा कि कर्ल ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू 0 होता है तो यह क्या होता है सर, अघूर्णीय सदिश भी हो जाता है। तो इसका मतलब मेरे प्रश्न का आंसर क्या हो गया सर, परिनालिका और अघूर्णीय सदिश दोनों हैं, ठीक है। तो ये अगर आप ये फॉर्मूला आपके दिमाग में है डाइवर्जेंट का और कर्ल का, ठीक है, तो आप अपना उत्तर देने की स्थिति में रहेंगे। तो ये भी सीधी अप्रोच का प्रश्न था। अब चलिए सर, इसका तो बहुत लंबा चौड़ा जो है डेरिवेशन है, जिसको हम लोग जो लिखते हैं सर लास्ट के अंदर 10-12 जो परिणाम लिखा करते हैं कि भाई अगर ये आ जाए, दिमाग में रह जाए तो अपना उत्तर दे देना। क्योंकि एक एक डेरिवेशन के लिए आप अगर एक एक पेज को, इतना समय आपके पास में नहीं होगा और न इतने डेरिवेशन हम लोग याद रख पाएंगे। हाँ, कुछ रिजल्ट जो है पर्टिकुलर वो आपको लिखाए जाते हैं कि भाई इसमें से अगर कुछ बनता है, ये आ जाता है, तो इसका प्रश्न का उत्तर ये रहेगा। तो ये जो है आपका वॉल्यूम इंटीग्रल वेक्टर ए डॉट डेल फाई डीवी किसके बराबर होगा सर, तो ये आपके दिमाग में आना चाहिए सरफेस इंटीग्रल पहले होगा सर, और उसके बाद में वॉल्यूम इंटीग्रल बाद में होगा। और सरफेस इंटीग्रल पहले और वॉल्यूम इंटीग्रल बाद वाला, और बीच के अंदर माइनस का निशान, ऑप्शन नंबर 2 आपके प्रश्न का उत्तर है सर। क्योंकि सरफेस इंटीग्रल पहले है, वॉल्यूम इंटीग्रल बाद में है, ऑप्शन ए और बी में है केवल, ठीक है ना, और बीच में माइनस का निशान होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 2 आपके प्रश्न का उत्तर है। तो अगर ये याद रहेगा तो फटाक से आप कर लेना, है ना। कुल मिलाकर के ऐसी 8 से 10 स्थितियां हैं, अगर आप बुक को देखोगे या आपने अपने नोट्स के अंदर लिखा होगा तो ये 10-12 प्रकार की स्थितियों को पढ़ने का प्रयास करें। चलें सर, और मोटे तौर पर अगर इस प्रकार का प्रश्न आएगा तो हमें से लगभग 70% बच्चे जो हैं भाई अगर नहीं पढ़ा हुआ होगा तो छोड़ करके उसको आने वाले हैं
चलिए सर, यहां पर देखिए थोड़ा टेक्निकल प्रश्न हमारा पास में आ रहा है। हमारा प्रश्न कह रहा है वेक्टर आर इज इक्वल टू कॉस एन टी वेक्टर ए प्लस साइन एन टी वेक्टर बी, और मुझे चाहिए सर डी आर बाई डी टी क्रॉस वेक्टर आर। चलो सर, बहुत प्यारा सा प्रश्न है, देखते हैं सर क्या उत्तर हम लोग किस प्रकार से देने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसका डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं, डी आर बाई डी टी की बात कर लेते हैं। भाई मुझे बताइए, टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है, निश्चित रूप से मैं कर सकता हूँ। साइन का अवकलन कॉस होता है, कॉस का माइनस साइन होता है, चेन रूल आपकी लगानी है जो लग जाएगी। तो सबसे पहले आर आपके पास में है और डी आर बाई डी टी मैं निकाल रहा हूँ, तो चलिए अवकलन कर लेते हैं। तो यहाँ से एक तो माइनस का एन बाहर आ गया सर, या बाद में लिखूँ, है ना, आप समझदार हैं, समझ जाएंगे। भाई कॉस है और कॉस का क्या हो जाएगा सर, साइन एन टी, और चेन रूल से जो एन है वो मैंने बाहर लिख दिया और इसका वेक्टर ए ऐसा कर दिया। कोई कंफ्यूजन सर? कॉस का माइनस साइन एन टी, चेन रूल से एन टी का एन और वेक्टर ए बाहर। और इसी प्रकार से देखो इसको, साइन का क्या हो गया सर, कॉस एन टी, चेन रूल से एन टी का एन और वेक्टर बी बाहर हो गया। कोई कंफ्यूजन है सर? तो एक तो परिणाम हमारा ये रहा। क्लियर है? अब आगे बढ़ता हूं मैं। अब मुझे क्या चाहिए, क्या ज्ञात करना है उसके बारे में बात करता हूं। हमें चाहिए डी आर बाई डी टी गुणा वेक्टर आर। और आप देखो सर, डी आर बाई डी टी मेरे पास में है, ये रहा सर, डी आर बाई डी टी माइनस एन साइन एन टी वेक्टर ए प्लस एन कॉस एन टी वेक्टर बी, है ना, ये यहां पर है, ये बीच के अंदर यहां कोष्टक नहीं है, माइनस एन ए साइन। ठीक है सर, एक तो ये हो गया। और मुझे इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है, किसके साथ में करना है सर, वेक्टर आर के साथ में। और वेक्टर आर मुझे दे रखा है, और वेक्टर आर ये है सर, कॉस ऑफ एन टी वेक्टर ए प्लस साइन ऑफ एन टी वेक्टर बी। अभी मैंने कुछ भी नहीं किया है सर, देखिए केवल और केवल एक बार हमने डी आर बाई डी टी, एक बार आप अवकलन कर रहे हैं टी के रेस्पेक्ट में। ठीक है, और जो मुझे प्राप्त करना है डी आर बाई डी टी का वेक्टर आर से गुणा करना है। अब थोड़ा सा विचार करना, जब प्रोडक्ट की बात करते हैं तो आपके दिमाग में क्या चीज आनी चाहिए कि भाई ए क्रॉस ए आपका क्या हो जाता है सर, जीरो हो जाता है प्रोडक्ट के अंदर। अब देखो गुणा करेंगे तो दो पद यहां है, देखो पहले कोष्टक में एक और दो, जिसमें एक में वेक्टर है, दूसरे में वेक्टर भी है, और दूसरे में वेक्टर ए वेक्टर बी, इस प्रकार के दो पद वहां पर भी है। अब जब मैं गुणा करूंगा तो ध्यान दीजिए, जब मैं पहले का पहले से गुणा कर रहा हूं, पहले का पहले से गुणा, तो तुरंत दिमाग में आए कि यहां वेक्टर ए होगा और यहां वेक्टर ए होगा, इसका मान जीरो हो जाएगा। तो मुझे लिखने की आवश्यकता नहीं, समय खराब करना नहीं है, बात समझ आ गई ना भाई। पहले का पहले से गुणा करने पर परिणाम आपका जीरो हो गया। ठीक है, और इसी प्रकार से जब आप देखेंगे तो दूसरे पद का दूसरे पद से गुणा करने पर b क्रॉस b की स्थिति बन रही है, तो ये भी परिणाम जीरो हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर के दो पद पहले हैं, दो पद बाद में, तो दो पदों का दो पदों से गुणा, टोटल चार पद आने हैं, और चार पदों में से पहले और पहले का गुणा a क्रॉस a जीरो, और चौथा पद b क्रॉस b का गुणा जीरो। बाकी जो पद बचते हैं वो हमको ले लेना चाहिए। तो चलो यहां से पहले का हम लोग करने वाले हैं गुणा दूसरे के साथ में, क्रम का ध्यान रखना। और जब पहले का दूसरे से गुणा करेंगे तो बोलो क्या क्या बचा, देखो एक तो माइनस आया, एन आया। ठीक है, साइन एन टी और साइन एन टी का गुणा साइन स्क्वायर एन टी हुआ, और क्रम पहले ए है, तो यहां पर ए क्रॉस बी ऐसा लिखा जाएगा। ठीक है, और अब करूंगा मैं दूसरे पद का पहले पद के साथ में गुणा, तो ये कुछ रिजल्ट आने वाला है, मैं उसको लिख रहा हूं, प्लस एक तो एन रहा, कॉस एन टी का गुणा कॉस स्क्वायर एन टी रहने वाला है, और उसके साथ में क्या रहने वाला है सर, पहले बी है तो क्रम का ध्यान रखना, बी क्रॉस ए रहेगा। अब आप ध्यान करें कि भाई हमारे दिमाग में ये चीज आनी चाहिए कि यहाँ पर क्रम विनिमय लागू नहीं होता है, लेकिन ए क्रॉस बी को अगर लिखना है तो माइनस ऑफ में बी क्रॉस ए लिख सकता हूं। अगर क्रम बदलना तो चिन्ह बदलूंगा, तो मैं यहां से क्रम बदलना चाहता हूं इसका, ताकि क्या हो, इसका क्रम बदलूंगा तो ये चिन्ह जो है पॉजिटिव हो जाए। तो एन साइन स्क्वायर एन टी, और क्रम बदलते हुए क्या कर दिया मैंने, बी क्रॉस ए। ठीक है, और प्लस में ये पड़ा है अपना a कॉस स्क्वायर एन टी, और यहां पर हो गया b क्रॉस ए। दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, क्या क्या चीजें कॉमन आ रही है उसको देखें आप। एक तो कॉमन आ गया हमारा n, कॉमन आ रहा है सर। ठीक है, और कॉमन क्या आ रहा है,
बी क्रॉस ए दोनों में कॉमन आ रहा है, पीछे क्या बचेगा, पीछे बच रहा है हमारा साइन स्क्वायर, है ना, साइन स्क्वायर एन टी प्लस कॉस स्क्वायर एन टी, और इसका मान कितना हो गया, 1 के बराबर हो गया, क्योंकि आइडेंटिटी है सर ये, है ना, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 के बराबर होने पर हमारा रिजल्ट रहा n और b क्रॉस a का गुणा, ये आपके प्रश्न का उत्तर रहा, n b क्रॉस a, ऑप्शन नंबर 1 आपका उत्तर रहा। यानी कुल मिलाकर के आपको dr बाई dt करते हुए गुणा करना था, क्रॉस प्रोडक्ट, और उसके माध्यम से अपने प्रश्न का उत्तर आपको देना था। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला जो प्रश्न है, डाइवर्जेंट ग्रेड tan इनवर्स y बाई x, बहुत प्यारा सा प्रश्न है सर, इसको भी देखें हम लोग। हमारा जो प्रश्न है डाइवर्जेंट, उसके बाद में है ग्रेड और tan इनवर्स y बाई x। चलिए सर, मैं अभी फिलहाल डाइवर्जेंट को भूल जाता हूं, है ना, तो पहले स्टेप के अंदर मैं बात करना चाहता हूं ग्रेड ऑफ tan इनवर्स y बाई x। और ग्रेड का मतलब क्या होता है सर, भाई डेल ऑपरेटर के साथ में ना डॉट है ना क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है ना, तो ग्रेड का मतलब हुआ ये i डेल बाय डेल x प्लस j डेल बाय डेल y, यानी आसान सा प्रश्न है कि डेल बाय डेल z, ये तो हो गया ग्रेड और इसके साथ में न डॉट है ना क्रॉस है, tan इनवर्स y बाई x। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, देखिए मैं इसको ऐसा लिखूंगा, i है डेल बाय डेल x ऑफ tan इनवर्स y बाई x प्लस j डेल बाय डेल y ऑफ tan इनवर्स y बाई x, और प्लस में k डेल बाय डेल z ऑफ tan इनवर्स y बाई x। चलिए अब इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन मुझे करना है तो यहां से देखो i को रखूं पीछे की ओर रख दूंगा, है ना, i आगे पीछे है, डॉट क्रॉस कुछ है नहीं, तो आगे रखें पीछे रखें कोई फर्क पड़ना नहीं है। तो अगर आपको लगता है आगे रखना तो आगे, नहीं तो पीछे रख लेता हूं। तो चलिए यहां पर x के रेस्पेक्ट में जब करेंगे तो पहले आप फॉर्मूला लगा रहे हैं tan इनवर्स का, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, चेन रूल से y कांस्टेंट है और 1 बाय एक्स का -1 बाय एक्स स्क्वायर, तो y बाई एक्स स्क्वायर, ये आपका परिणाम हो गया और इसके साथ में i लिख दिया मैंने, ठीक है। इधर y के रेस्पेक्ट में जब बात करूंगा तो चेन रूल 1/ पहले tan इनवर्स का 1 प्लस y बाई एक्स का होल स्क्वायर, और यहां से जब मैं करूंगा y के रेस्पेक्ट में तो ये हो गया 1 बाई एक्स और ये j कैप, और यहां पर 0 हो गया सर, क्योंकि z का पद ही नहीं है मेरे पास में। चलो इसको जब सिंप्लीफाई करता हूं, देखिए 2 स्टेप हम लोग सीधे करने चाहेंगे, एक्स स्क्वायर एलसीएम बनेगा और भाग उलट गुणा करने पर एक्स स्क्वायर कट जाएगा। तो पहला पद हुआ सर -y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, ठीक, ये एक्स स्क्वायर कट चुका है, ओके सर, और ये i, और यहां से एक्स स्क्वायर लसअप होगा, ऊपर गया तो एक एक्स कटेगा, तो एक्स बचेगा, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और g। ये क्या बात हुई सर ये परिणाम किसका बना, ये परिणाम अभी बना हमारा ग्रेड ऑफ tan इनवर्स y बाई एक्स का परिणाम, ये हमें प्राप्त हो रहा है, ठीक है। अब मुझे इसके साथ में डाइवर्जेंट लगाना है, ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए, डाइवर्जेंट ऑफ ग्रेड ऑफ tan इनवर्स y बाई एक्स, इसका परिणाम मेरे पास में है, और डाइवर्जेंट का मतलब है डेल ऑपरेटर का डॉट प्रोडक्ट है ना। तो डेल ऑपरेटर का मतलब क्या हुआ सर, i डेल बाय डेल x प्लस j डेल बाय डेल y प्लस k डेल बाय डेल z, और इसके साथ में डॉट प्रोडक्ट करने की बात कर रहा हूं, और इसका मान ग्रेड tan इनवर्स y बाई एक्स, इसका मान ऐसा कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 से हम लोग रख देते हैं, क्योंकि ये इक्वेशन नंबर 1 में इसका मान आ चुका है और जब मैं इसका मान रखूंगा तो देखिए पोजीशन हमारी क्या है, -y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर i प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर j, ठीक है सर। और चूंकि डॉट प्रोडक्ट है, तुरंत दिमाग में आएगा i का i के गुणांक से, j का j के गुणांक से, k का k के गुणांक से गुणा होगा, तो बेसिकली हमारा इसका इससे होगा i और i वाले पदों का, और इसी क्रम में j और j वाले पदों का होगा, और k वाला पद है ही नहीं तो वो 0 हो जाएगा। चलिए तो i डॉट i आपका 1 हो गया, उसको भूल जाता हूं मैं, और पोजीशन हमारी क्या बन रही है, डेल बाय डेल एक्स ऑफ -y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना, i डॉट i 1 के बराबर हो गया,
और इसी प्रकार से जे डॉट जे 1 के बराबर हो गया, तो डेल अपॉन डेल वाई ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चलिए सर, इसका आप फिर से एक बार अवकलन करेंगे, आपका उत्तर आ चुका है। और जब अवकलन करेंगे तो देखिए एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, माइनस वाई आपका कांस्टेंट है, मैंने उसको ऊपर क्यों रख दिया, 1/x का फॉर्मूला लगा रहा हूं, और 1/x का क्या होता है सर, -1/x स्क्वायर, तो कि प्लस हो गया। देखिए पहले माइनस था, और 1/x चैन रूल की बात करूंगा तो 1/x का -1/x स्क्वायर अवकलन होने पर माइनस में प्लस हो गया, और ये हो गया सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और चैन रूल से वापस एक्स स्क्वायर का हो गया 2x। चलिए y के रेस्पेक्ट में जब बात करूंगा तो देखिए हमारे पोजीशन क्या बन रही, x कांस्टेंट है उसको ऊपर क्यों रखना, ये 1/x का -1/x स्क्वायर यानी माइनस आपका आ गया, और अपॉन में एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और y के रेस्पेक्ट में करने पर y का 2y। अब आप देख पा रहे हैं कि दोनों का एलसीएम तो एक जैसा है, क्या है एलसीएम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर है, ठीक है ना, यहाँ स्क्वायर लिखना भूल गए हम, ठीक है, 1/x स्क्वायर, और ऊपर की ओर क्या है 2xy और माइनस का 2xy, यानी कुल मिलाकर के ये कट गया सर, और कट गया तो जीरो हो गया, और जीरो में भाग जाने पर आपका उत्तर क्या रहा, हमारा आंसर जीरो हो गया इस प्रश्न में, और ऑप्शन नंबर 2 हो गया। तो बहुत प्यारा सा प्रश्न था, 2 बार आपको जो है पार्शियल डिफरेंशिएशन आपको करना था, ठीक है सर। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, और ध्यान रखना डाइवर्जेंट का मतलब डॉट प्रोडक्ट से हो गया, कर्ल का मतलब क्रॉस प्रोडक्ट से हो गया, ग्रेड है तो ना डॉट है ना क्रॉस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। परिवहन समस्या में अपभ्रष्टता उत्पन्न होती है, ध्यान देना जब अपभ्रष्टता की बात हो रही है, ठीक है, उस स्थिति के अंदर जो रिक्त कोष्ठिकाओं की संख्या रहेगी वह m+n-1 से बड़ी होगी, ये आपके दिमाग में सीधा सीधा आना चाहिए। और अगर ध्यान देना यहां पर अपभ्रष्टता के स्थान पर क्या होता, अन शब्द और लग जाता सर, है ना, अन शब्द अगर लगता है तो उस स्थिति में रिक्त कोष्ठिकाएं m+n-1 के बराबर हो जाएगी सर, है ना। तो फिलहाल यहाँ पर अन शब्द आपका नहीं है, अपभ्रष्टता होने की स्थिति है। दो चीजें हैं सर, एक रिक्त कोष्ठिकाओं की बात कर रहा है और एक भरी हुई कोष्ठिकाओं की बात कर रहा है, समझ गया ना। तो यहां पर जब अपभ्रष्टता कब होगी, जब रिक्त कोष्ठिकाएं m+n-1 से बड़ी हो जाएगी, यानी उनकी संख्या ज्यादा हो जाएगी, और भरी में इसका उल्टा हो जाता है, ठीक है ना। तो चलिए उत्तर आपका 3 है। ये जो प्रश्न है हमारा, कौन सा कथन सत्य है, ये प्रश्न जो है इसमें से कोई भी कथन आपका सत्य नहीं था, तो 59वां जो प्रश्न है आपके द्वारा आरपीएससी के द्वारा जो है डिलीट कर दिया गया था। वैसे नंबर जो अपना है ना, नंबरिकल एनालिसिस की जो बात होती है उसमें से प्रश्न बन करके आया था, लेकिन कोई भी स्टेटमेंट आपका सही नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न भी जो है आरपीएससी के द्वारा क्या कर दिया गया था, इसको भी डिलीट कर दिया गया था, ठीक है। किस कारण से डिलीट कर दिया गया था कि यहां पर जो f-n है ये नहीं होता है, ठीक है, इसके स्थान पर क्या होना चाहिए था f-x, क्योंकि मेरा जो परिणाम है वो x के पदों में दिख रहा है, देखो आप, तो f-n नहीं होगा, f-x का मान ज्ञात करना है, और इसको जो है बाय ऑप्शन हम लोग कर सकते हैं। और इसका जो उत्तर के ऊपर मैं सीधा सीधा आता हूं कि भाई एक एक को हम लोग चेक करना है, ठीक है ना। तो जैसे मान लिया फॉर एग्जाम्पल मैं यहां से ऑप्शन नंबर 3 को ही चेक करता हूं, क्योंकि इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 3 है, और कैसे चेक करना है उसको हम लोग जल्दी से बात कर लेते हैं। भाई ये f-x का मान है, ठीक है, f-x क्या है, x + 1/2 है। तो मुझे बताइए अगर मैं इसका दोनों पक्षों में इंटीग्रल करूंगा तभी तो f(x) बन करके आएगा, और जब f(x) बन करके आएगा तभी मैं f(x) को यानी f1 को 2 लिख सकूंगा, f(x) बनेगा तो f2 की बात करूंगा। तो चलिए यहां से इंटीग्रल करने पर ये f(x) हो जाएगा, इंटीग्रल करने पर x² 2 हो जाएगा, इंटीग्रल करने पर 1/2x हो जाएगा, और एक कांस्टेंट c हो जाएगा। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, f1 2 के बराबर है ना, इसका मतलब क्या हुआ 1/2 + 1/2 + c बराबर 2, यानी कि यहां से c का मान 1 बनकर क्या आ रहा है, क्योंकि 1/2 1/2 1 हो गया, पक्षांतरण के बाद में घटते हुए c का मान क्या बन गया 1 के बराबर। अब ये तो बात हुई पहले से c का मान क्या आया, अब मैं इन दोनों कंडीशन के लिए इस c के मान को चेक कर लेता हूं। अगर ये दोनों ही कंडीशन में c का यही मान सेटिस्फाई हो रहा है तो मेरा उत्तर यही होगा, ठीक है। तो चलिए मैं बात कर रहा हूं f2 किसके बराबर है, f2 4 के बराबर है, देखो आता है या नहीं आता है। यहां पर 2 रखने की बात कर रहा हूं, है ना, 2 का स्क्वायर 4/2 प्लस 1/2 x का मान 2, और c का मान चूंकि 1 आया तो मैं इसी c को अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है।
और अगर ये परिणाम आपका 4 बनता है, इसका मतलब ये सी का मान सेटिस्फाई कर रहा है, यानी जो फलन है जिसका आप एफ डैश एक्स को आप सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही है। तो जैसे मैं इसको सोल्व करता हूँ, देखो ये तो हो गया सर 2 कट गया, 2 + 1 + 1 बराबर 4, यानी ये सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि आपने प्रश्न में क्या कहा, F2 4 के बराबर है। और इसी प्रकार से हमारा प्रश्न क्या कहता है, F3 जो है वो 7 के बराबर है। तो चलिए 3 को रख करके चेक करना है मुझे इसको। जैसे 3 को रखा है तो 3 का स्क्वायर 9/2, 3 रखने पर 3/2 और सी का मान 1 है। ठीक है, और परिणाम देखें आप, तो 9 और 3 12/2 यानी 6 + 1 यानी ये 7 आ गया, ये सेटिस्फाई कर दिया। तो इसका उत्तर जो है होना ही चाहिए था x + 1/2। कब होता, जब f डैश x होता, और केवल इस प्रिंटिंग मिस्टेक f डैश x के स्थान पर f डैश n होने कारण ये प्रश्न आरपीएससी के द्वारा क्या कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस क्लास के अंदर जो भी प्रश्न आप लोगों ने पढ़े हैं, समझे हैं, वो निश्चित रूप से आपके लिए उपयोगी रहने वाले हैं। तो बने रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, लगातार तैयारी आप करते रहें, बगैर रुके, बगैर थके। आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। हम फिर से मुलाकात करेंगे। याद रखें, आपका अपना चैनल मैथ्स बाय भावेश सर। थैंक यू सर।